डेट है आज 17 मार्च 2022। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। आज होली है तो आप सबको होली की शुभकामनाएं, हैप्पी होली। फर्स्ट टॉपिक है अपना स्वामित्व स्कीम। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इम्पोर्टेंट है। कई बार इस स्कीम को हम डिस्कस कर चुके हैं अपने करंट अफेयर के लेक्चर में, फिर से ये न्यूज में है। स्वामित्व स्कीम का क्या लक्ष्य है? इसका लक्ष्य ये है, विलेज एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में जो भी हाउस होल्ड हैं, यानी कि जो घर में रहते हैं लोग, उनका घर जहाँ पे बना हुआ है, उनकी कोई भी प्रॉपर्टी की ओनरशिप का उनको पास कुछ भी रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती, कोई कार्ड नहीं होता, ना ही उनके पास कोई प्रूफ होता है कि उनकी ओनरशिप घर की उन्हीं की है, ऐसा कुछ भी प्रूफ नहीं होता। तो इसके लिए ये स्कीम चलाई गई है, स्वामित्व स्कीम। इसका टारगेट यही है कि उनका रिकॉर्ड ऑफ राइट्स प्रोवाइड करना विलेज हाउस होल्ड को, यानी कि जहाँ भी जिस एरिया में वो रहते हैं उन्हें प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, यानी कि उनका घर उन्हीं का है, उनकी गारंटी के लिए उन्हें एक कार्ड दिया जाएगा, अब परमानेंट उन्हीं का हो जाएगा। यानी कि इस स्कीम के अंदर जो भी रूरल इनहेबिटेड एरियाज़ भी हैं ग्रामीण क्षेत्र में, उनकी सर्वे की जाएगी। किस किस के द्वारा इंप्लीमेंट की जाएगी ये स्कीम, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी सिर्फ सिंपल सा स्टेटमेंट में देके पूछ लेता है, क्या सिर्फ ये मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा ही इंप्लीमेंट की जाएगी या मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ऐसे पूछ लेता है। तो ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ये इसको इंप्लीमेंट कर रही है, लागू कर रही है। इसके साथ सर्वे ऑफ इंडिया भी है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट भी है डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, और स्टेट पंचायती राज डिपार्टमेंट भी है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी ये भी है। इतने सारे मिलके इसको लागू कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अब तक जब से लॉन्च की गई है, अब तक कितना रिकॉर्ड इसमें किया जा चुका है, कितने लोगों को ओनरशिप दी जा चुकी है। लगभग 31,000 गाँवों में हमारे देश में प्रॉपर्टी कार्ड प्रिपेयर किए जा चुके हैं, और 2025 तक का टारगेट है इसे कंप्लीट करने का, यानी कि हर एक घर में जो भी विलेज एरियाज में लोग रहते हैं, हर एक घर का प्रॉपर्टी कार्ड प्रोवाइड कर दिया जाएगा मार्च 2025 आते आते। ड्रोन की सहायता ली जा रही है इसमें। ड्रोन आप जानते हो छोटा सा हेलीकॉप्टर टाइप होता है, उससे सर्वे की जा रही है। लगभग 2270 विलेज में सर्वे की जा चुकी है 18 डिस्ट्रिक्ट में, और उनमें से 1836 गांवों में प्रॉपर्टी कार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, बांट दिए गए हैं। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होगा अगर इन्हें प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया जाएगा? पहले भी हमने डिस्कस किया है। फ़ायदा ये होगा, देखो, जब भी कभी लोन लेने के लिए कोई आदमी बैंक में जाता है तो उससे कुछ गिरवी रखने के लिए मांगा जाता है, यानी कि कोलेटरल मांगा जाता है, गिरवी रखने के लिए कुछ चीज़। अब उनके पास कुछ ना तो ज़मीन होती है जिसके पास, ना ही उनके पास घर के कागजात हैं, तो किस बेस पे वो लोन लेंगे? तो इस वजह से उनके क्या है, लोन भी ले सकेंगे बैंक से, अपना कोई छोटा मोटा बिजनेस करना चाहते हैं उसकी वजह से बिजनेस कर सकेंगे विलेज लेवल पे। ये फ़ायदे होंगे इससे। दूसरा फ़ायदा ये होगा, देखो, झगड़े होते रहते हैं विलेज में, गांव में लेके, कि हमारा घर यहाँ तक है, दूसरा कहता नहीं हमारा घर यहाँ तक है, ये बाउंड्री पे झगड़े होते रहते हैं। तो ये जितने भी डिस्प्यूट झगड़े हैं, इनकी वजह से कोर्ट में भी भाई साहब जाना पड़ता है लोगों को। झगड़े की वजह से लड़ाई हो जाती है, झगड़े हो जाते हैं, कई बार वो हिंसा हो जाती है, वायलेंस हो जाती है, एक दूसरे को मारने लगते हैं, फिर केस में सालों तक केस चलते रहते हैं, मतलब कोर्ट में केस चलते रहते हैं सालों तक। तो ये भाई साहब, ये केस भी कम होंगे, झगड़ा भी खत्म हो जाएगा इनका, जब इनको ओनरशिप मिल जाएगी, इनको पता लग जाएगा कि हमारी ज़मीन कहाँ पे निर्धारित कर दी जाएगी, फिर वहीं से मानना शुरू कर देंगे। समझ रहे हो? नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय वयोश्री योजना। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना जानना है इसमें कि किसके लिए है ये स्कीम। ये सीनियर सिटीजन के लिए है। जो भी सीनियर सिटीजन है, जो बीपीएल कैटेगरी में आते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से जो नीचे हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन, यानी कि जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर है, ऐसे आदमियों को, इंसानों को, औरत हो या आदमी, उनको असिस्टेड डिवाइसेस दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। असिस्टिव डिवाइस का मतलब है, देखो, ओल्ड एज में क्या होता है, बुढ़ापे में भाई साहब, किसी की मान लो आंखें खराब है तो उसे चश्मा दिया जाए, किसी के कान खराब है, कान से सुनाई नहीं देता, तो उसे कानों की मशीन दी जाए ताकि सुनाई दे सके, किसी पे चला नहीं जाता तो उसे बैठने की जो पहिए वाली चेयर होती है, चेयर दी जाए। तो इस तरह के असिस्टिव डिवाइस दिए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में। और 2020-21 से इसमें वो भी सीनियर सिटीजन इंक्लूड कर दिए गए हैं, बीपीएल फैमिली के सीनियर सिटीजन के साथ साथ वो भी सिटीजन इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं जिनकी मंथली इनकम 15,000 से कम है।
यानी कि जो 15,000 से कम कमाते हैं महीने में, वो भी स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। 2011 की जो जनगणना हुई थी सेंसस, उसके हिसाब से हम देखें तो हमारे देश में टोटल नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन कितना है? हमारे देश में ये 10.38 करोड़ इतने सीनियर सिटीजन हैं, इतने बुजुर्ग लोग हैं हमारे देश में। नेक्स्ट टॉपिक है परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन, PNTR। प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कुछ दिन पहले, 3-4 दिन पहले हमने MFN के बारे में पढ़ा था, मोस्ट फेवर नेशन स्टेटस। ये स्टेटस के बारे में याद होगा आपको। ये स्टेटस क्या है? ये WTO के अंदर आता है, WTO के रूल के अंदर आता है। MFN की बात कर रहे हैं अभी हम, NTR ये PNTR की बात नहीं कर रहे, अभी कर रहे हैं MFN। ये MFN स्टेटस क्या है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। ये देखो WTO के रूल्स के हिसाब से एक दूसरी कंट्री के बीच में ट्रेड करने में कोई भी भेदभाव नहीं करेगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। अगर मान लो हमारी ट्रेड ब्रिटेन से हो रही है, जैसे इंडिया की ब्रिटेन से हो रही है, इंडिया की USA से भी ट्रेड हो रही है, व्यापार हो रहा है, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हम ब्रिटेन के लिए लगा रहे हैं, वही इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी हम US के लिए लगाएंगे समान। यानी कि किसी भी कंट्री के साथ भेदभाव नहीं करेंगे कि इसका माल ब्रिटेन से आ रहा तो इस पर कम हम टैक्स लगाएं, US से आ रहा है इस पर ज़्यादा टैक्स लगाएं। ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, भेदभाव नहीं होगा, सबको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। यानी कि जो टैरिफ बैरियर हैं या नॉन टैरिफ बैरियर है, वो कम से कम हो, ट्रेड आसानी से हो सके, व्यापार आसानी से हो सके, और एक दूसरी कंट्री के साथ भेदभाव ना किया जाए। वो है MFN स्टेटस, किसका? WTO का। ऐसा ही सेम है MFN की तरह PNTR, परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन। लेकिन ये किसके अंदर आता है? G7 एक ऑर्गेनाइजेशन है, 7 कंट्रीज की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें US भी है। अभी न्यूज में इसलिए आया ये परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन का जो स्टेटस है रसिया को दिया हुआ था, इन कंट्रीज ने वो वापस ले रही हैं। US और भी जो अदर मेंबर है ग्रुप 7 के, वो वापस ले रहे हैं कि अब रसिया को PNTR का स्टेटस नहीं रहेगा, क्योंकि रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। आपको पता है रसिया ने इन्वेजन कर दिया था, अटैक कर दिया था, हमला बोल दिया था यूक्रेन पे, तो इनका वार चल रहा है। इसकी वजह से रसिया का स्टेटस दे रखा था PNTR का, वो हटा लिया। यानी कि PNTR के अंदर क्या होता था? मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस की तरह ये, इसमें क्या है, टैरिफ वगैरह कम किए जाते थे। यानी कि कम से कम बैरियर हो व्यापार करने में। बैरियर का मतलब बाधा, यानी कि टैक्स लगाते हैं, नॉन टैक्स बैरियर, कोटा लगा देते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि आपके देश से हम इतना ही सामान खरीदेंगे। मान लो हम 10 TV खरीदेंगे, 10 फ्रिज खरीदेंगे, लिमिट लगा दी, या हम 10 किलो आम खरीदेंगे, लिमिट लगा दी। ऐसी लिमिट नहीं लगाएंगे, इसके अंदर कम से कम बैरियर रहेंगे, कम से कम बाधा, लो टैरिफ ट्रेड करने में। मोस्ट फेवर्ड नेशन भी यही बोलता है, PNTR भी यही बोलता है। लेकिन अभी रसिया से ये PNTR हटा लिया स्टेटस, यानी कि अब बढ़ा देंगे, ये टैरिफ वगैरह, टैक्स वगैरह बढ़ा देंगे ये G7 कंट्री रसिया को लेके। तो ये हमने जान लिया है। USA ने देखो, USA के केस में क्या है, जो परमानेंट नॉर्मल ट्रेड रिलेशन का स्टेटस है ये ऑटोमेटिकली हो जाता है अगर जब तक USA का कोई कानून डिनाई नहीं करता है ना, यानी कि डिनाई का मतलब इनकार नहीं करता है, तो ऑटोमेटिक USA उस देश को दे देता है ये स्टेटस PNTR का। तो G7 क्या है, इसको भी जान लेते हैं। G7 ऑलरेडी हमने स्पेशल लेक्चर में पढ़ा हुआ है, फिर भी देख लेते हैं शॉर्टकट में। G7 जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया, 7 कंट्रीज का एक ग्रुप है, डेवलप्ड इकोनॉमीज का ग्रुप है ये, डेवलप्ड इकोनॉमीज का। और कौन कौन सी आती हैं इसमें नेशन? देखो डेवलप्ड इकोनॉमी आती हैं, एक तो आपका US और कनाडा, ये 2 कंट्री नॉर्थ अमेरिका में। एक ये फ्रांस ब्रिटेन ये आ गई यूरोप में। एक आ गया आपका जापान, ये जापान आ गया। कितने हो गए? 3 2 5। एक आपका ये आ गया, ये आपका जर्मनी और इटली, ये 4 नेशन हो गए आपके यूरोप में। 2 नेशन हो गए नॉर्थ अमेरिका में, एक जापान ये हो गया। ये 7 नेशन इसमें आते हैं G7 में। ये इनफॉर्मल गैदरिंग है, यानी कि इनफॉर्मल गैदरिंग का मतलब होता है इकट्ठा होना। इनफॉर्मल का मतलब है कि इसका कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है। जहाँ भी जो भी देश इसको होस्ट करता है, यानी कि मेजबानी करता है, वो देश में इसकी मीटिंग हो जाती है। कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं कि वहाँ पे जाके इसकी मीटिंग होगी। G7 का जो रूट है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ? पहले 5 कंट्री हुआ करती थी इसमें, फ्रांस, जर्मनी, US, ब्रिटेन, जापान, ये हुआ करती थी। 1973 में ये एक ऑयल क्राइसिस आया था। ऑयल क्राइसिस का मतलब क्या है? तेल का संकट। क्राइसिस मतलब संकट, यानी कि तेल की जो है डिमांड ज़्यादा बढ़ गई थी, सप्लाई थी नहीं, क्राइसिस आ गया। यानी कि तेल की मांग ज़्यादा हो रही है, सप्लाई है नहीं, तेल है नहीं मार्केट में, तो इसको बोलते थे ऑयल क्राइसिस। किस वजह से आया था? यहाँ पे 1973 में कई वार हुए थे वैसे भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज में, इसकी वजह से।
तो ये 1973 में बनाया गया था ये ग्रुप, कि आपस में ट्रेड वगैरह आसानी से हो सके। उसके बाद 1976 में फिर ये 5 कंट्री से 7 कंट्री हो गई, कनाडा और इटली, तब ये बन गया G7। लेकिन 1998 में 1998 में रसिया ने और ज्वाइन कर लिया इसको, G7 को, फिर बन गया G8, G7 से G8 बन गया। लेकिन 2014 में आप सब लोग जानते हो क्या हुआ, रसिया ने, जो यूक्रेन से वार चल रहा है, यूक्रेन की क्रीमिया एक पार्ट था, ऑटोनोमस रीजन था, यूक्रेन का ही पार्ट था, लेकिन क्रीमिया को कैप्चर कर लिया, हड़प लिया, रसिया ने अपने अंदर मिला लिया। कहाँ पे क्रीमिया, ये भाई साहब यूक्रेन देख रहे हो आप रसिया के साइड में, इधर ये छोटा सा ब्लैक सी के अंदर ये क्रीमिया, ये वाला, ये मैं इसे और बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको, ये देखो भाई साहब यूक्रेन के पास ये छोटा सा है, ये वाला क्रीमिया मिला लिया था 2014 में। अब इसकी वजह से फिर रसिया को बाहर निकाल दिया G8 से, फिर दोबारा G8 G7 बन गया। तो G7 देखो, इसका ना कोई परमानेंट हेडक्वार्टर है, और जो भी ये डिसीजन लेता है ना वो नॉन बाइंडिंग होता है, यानी कि बाध्यकारी नहीं होता, इन्हें ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं मानना ही पड़ेगा, अपनी मर्जी है अपनी, इनकी देश की जो भी इसके मेंबर हैं कि माने ना माने, तो ये अपनी मर्जी है इनकी बात, ये बात याद रखनी है कि नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन ये पास करता है, नॉन बाइंडिंग डिसीजन लेता है, बाध्यकारी नहीं होते इसके डिसीजन, और एनुअल सबमिट होता है इसका, हर साल इसकी मीटिंग होती है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया। ये डे, अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए ये डे अडॉप्ट कर लिया है एक रेजोल्यूशन के द्वारा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। हर साल 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया सेलिब्रेट किया जाएगा। इस्लामोफोबिया क्या होता है, देखो जिस भी वर्ड में कोई भी इंग्लिश का शब्द आए उसमें फोबिया जुड़ जाए ना, फोबिया का मतलब समझ लो कि किसी से फियर की बात हो रही है, फियर डर, नफरत या डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव, इसका मतलब ये है। और इस्लामोफोबिया का मतलब इस्लाम से डर, इस्लाम धर्म से, इस्लाम जो रिलीजन है उससे डर की भावना, उसको बोलेंगे इस्लामोफोबिया। इस्लाम से डर की भावना या नफरत की भावना या भेदभाव की भावना, डिस्क्रिमिनेशन या प्रीजुडिस, पक्षपात की भावना, उसको बोलेंगे इस्लामोफोबिया। यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का मानना यह है पूरे वर्ल्ड में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है, इस्लामोफोबिया के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इस्लाम धर्म के साथ। इसकी वजह से इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया अडॉप्ट किया, हर साल 15 मार्च को मनाया जाएगा कि इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए, ताकि जो ये फीलिंग है ना इस्लाम से डर की, नफरत की, भेदभाव की, इसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन इंडिया ने भाई साहब कंसर्न रेज की है, परेशानी जताई है इस फोबिया के अगेंस्ट में। ये कहा है इंडिया ने कि एक रिलीजन के लिए, एक धर्म के लिए इंटरनेशनल डे अडॉप्ट नहीं किया जाए तो अच्छा है। इंडिया ने सजेस्ट किया इस्लामोफोबिया की जगह अगर रिलीजियोफोबिया अडॉप्ट किया जाए तो अच्छा है। रिलीजियोफोबिया यानी कि सभी धर्मों से नफरत, डर, घृणा, यानी कि किसी ना किसी कंट्री में एक ना एक धर्म से घृणा होती है। आप सभी को पता है भाई साहब कि किसी धर्म में किसी, यानी कि किसी कंट्री में किसी धर्म से डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, किसी कंट्री में फिर दूसरे धर्म से होता है। धर्म के नाम पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इंडिया ने यही सजेस्ट किया है कि इस्लामोफोबिया की जगह रिलीजियोफोबिया वर्ड अडॉप्ट किया जाए और ये डे अडॉप्ट किया जाए, इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट रिलीजियोफोबिया, ताकि जिस भी धर्म के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव या डर या नफरत की भावना पैदा की जा रही है कहीं पे भी, उससे लड़ा जाए, निपटा जाए। नेक्स्ट टॉपिक है एग्रीस्टैक। एग्रीस्टैक प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीस्टैक का क्या मतलब है, देखो एग्री का मतलब है एग्रीकल्चर से लिया वर्ड, स्टैक का मतलब ये टेक्नोलॉजी से लिया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म में सारा डेटा हो एग्रीकल्चर का, इसलिए ये है एक प्लेटफॉर्म एग्रीस्टैक। यानी कि गवर्नमेंट काम कर रही है कि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो, एग्रीकल्चर के बारे में सारा रिकॉर्ड हो, डेटा हो डिजिटल प्लेटफॉर्म में। लेकिन कुछ एक्सपर्ट हैं भाई साहब, वो इसको प्रॉब्लमेटिक बता रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट हैं वो कह रहे हैं कि इसमें कुछ परेशानी है एग्रीस्टैक में। क्या है, क्योंकि जो ये रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है ना सेंट्रलाइज डेटा, ये पुराना है, ओल्ड है और इनएक्यूरेट लैंड रिकॉर्ड है। फार्मर का जो लैंड रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है डेटा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ये ना तो एक्यूरेट है, सही भी नहीं है और पुराना भी है। और इसमें फार्मर की पर्सनल भी इंफॉर्मेशन ली जा रही है, फाइनेंशियल डिटेल ली जा रही है फार्मर्स की। और ये जो निजी डेटा लिया जा रहा है फार्मर का, उस टाइम पे लिया जा रहा है जब हमारे देश में डेटा प्रोटेक्शन लॉ है ही नहीं।
यानी कि डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे देश में कानून है नहीं। आप सबको पता है, कई बार डिस्कस किया हमने, डेटा प्रोटेक्शन लॉ लाने के लिए बिल पार्लियामेंट में पेश किया और ये BN श्री कृष्णा कमेटी बैठी थी। उसके बाद ये श्री BN कृष्णा कमेटी बैठी थी, उसके बाद ये बिल लाया गया, लेकिन अभी तक पार्लियामेंट में पास नहीं किया गया, अभी तक पास नहीं किया गया। यानी कि हमारे देश में डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए कानून नहीं है, फिर भी फार्मर का डेटा लिया जा रहा है डिजिटल प्लेटफॉर्म में। तो क्या गारंटी होगी उसका डेटा चोरी नहीं होगा? इस वजह से ये कंसर्न रेज कर रहे हैं, परेशानी रेज कर रहे हैं कुछ एक्सपर्ट इस एग्रीस्टैक से। दूसरा कारण ये है कि रूरल एरियाज में डिजिटल लिटरेसी बहुत ही लो है। भाई साहब, डिजिटल लिटरेसी का मतलब है साक्षरता, डिजिटल के बारे में जानकारी। उन्हें ना फ़ोन चलाना आता, ना इंटरनेट चलाना आता, ना उन्हें ये पता है कि कैसे कोई साइट खोलनी है, तो इसकी जानकारी उनको नहीं है। तो इसके बावजूद ये एग्रीस्टैक कोई फ़ायदेमंद नहीं होगा, परेशानी होगी इससे, ये कुछ एक्सपर्ट बोल रहे हैं। आगे क्या है ये एग्रीस्टैक, पूरा डिटेल में जानते हैं। एग्रीस्टैट क्या है? टेक्नोलॉजी का कलेक्शन है, डिजिटल डेटाबेस पे सारा डेटा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, इंडियन फार्मर का और एग्रीकल्चर सेक्टर का। यानी कि कितने फार्मर के पास कितनी ज़मीन है, कितना एग्रीकल्चर सेक्टर है, कितना वो फसल उगाते हैं, कौन सी उगाते हैं, किस टाइम पे उगाते हैं, क्या करते हैं, सारी डेटा होगी। सारा इसका भी डेटा होगा कि क्रेडिट का, कि उन्हें लोन कब दिया जाता है, किससे लोन लेते हैं, कब नहीं, किससे, कौन से बैंक से कितना लोन लिया, सारा वेस्टेज कितना होता है एग्रीकल्चर सप्लाई में, सब कुछ इस पे डेटा होगा। कृषि से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से संबंधित सारा डेटा इसमें होगा। क्या क्या फीचर्स, विशेषताएं, सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस क्या क्या होगी इसकी। एग्रीस्टैक के अंदर गवर्नमेंट ये प्लान कर रही है जितना भी ये डेटा है फार्मर का, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सब दे दो माइक्रोसॉफ्ट को। माइक्रोसॉफ्ट आपको पता है एक कंपनी है भाई साहब, माइक्रोसॉफ्ट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बनाती है, जो आपके कंप्यूटर में भी यूज होता है, मोबाइल में भी यूज होता है। जैसे आपका जो मोबाइल चल रहा है एंड्रॉयड सिस्टम है इसमें, तो समझ रहे हो ये कौन बनाता है? माइक्रोसॉफ्ट ही बनाता है लगभग इसे। और जैसे आपके कंप्यूटर चलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडो होती है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि सॉफ्टवेयर, वो कौन बनाता है? ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है भाई साहब, US की, यही बनाती है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को दे दिया जाए सारा फार्मर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। अब इसको किस लिए दिया जाए? क्योंकि ये स्मार्ट और वेल ऑर्गेनाइज्ड एग्रीकल्चर के लिए सारा डेटा एक जगह इकट्ठा डेवलप करेगी, यानी कि डिजिटल रिपोजिटरी होगा। रिपोजिटरी का मतलब भंडार, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भंडार होगा, सारा डेटा कलेक्ट किया जाएगा। किसके लिए? ताकि फार्मर को सब्सिडी देनी है या सर्विस देनी है, कोई और पॉलिसी का फ़ायदा देना है, ये सब उसे आसानी से दिया जा सके। क्योंकि जब एक प्लेटफॉर्म पे डेटा रहेगा ना, उससे ये पता चल सकेगा कि किस फार्मर को सब्सिडी मिली है, सहायता मिली है गवर्नमेंट से, किसको नहीं मिली है, पॉलिसी का फ़ायदा किसको मिला है। ये फार्मर की एक आईडी क्रिएट कर दी जाएगी जिसका नाम होगा FID, यानी कि फार्मर की आईडी, फार्मर का आइडेंटिफिकेशन नंबर। उसका सारा लैंड रिकॉर्ड होगा उसमें, कितनी उसके पास भूमि है, कितनी फार्म लैंड होल्डिंग है, सारे उसके पास ये जितनी भी है सब डेटा इसमें होगा। लेकिन इशू क्या है, परेशानी भाई साहब वही है सबसे बड़ी परेशानी। तो सारा डेटा इकट्ठा किया जा रहा है, लेकिन प्राइवेसी के ऊपर डिबेट चल गई है। क्योंकि हमारे देश में क्या नहीं है, प्रोटेक्शन लॉ, यानी कि डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है। यानी कि ये फार्मर क्या है, अपना डेटा प्राइवेट कंपनी को शेयर कर रहे हैं, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट क्या है, एक प्राइवेट कंपनी है। अब क्या गारंटी कि वो इस डेटा का मिसयूज ना करेगी? इसमें डेटा प्राइवेसी, कंसेंट, फार्मर की प्रोफाइलिंग, सब इसका मिसमैनेजमेंट, लैंड रिकॉर्ड, सब कुछ हो सकता है इसमें, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के पास डेटा है, वो अपने यूज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए डेटा यूज कर सकती है। तो एग्रीकल्चर के लिए ये जो बनाया जा रहा है, एग्रीस्टैक का फॉर्मेशन किया जा रहा है, ये देखो डिजिटल प्राइवेट स्फेयर इसमें इंटरफेयर तो करेगी, ये तो सबसे बड़ी कंसर्न है। चलो प्राइवेसी की कंसर्न है, प्राइवेसी की कंसर्न है क्यों? जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया वही लिखा है इसमें, क्योंकि हमारे इंडिया में डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नहीं है, लेजिस्लेशन नहीं है, कोई कानून नहीं है जो डेटा को, प्राइवेट डेटा को प्रोटेक्ट कर सके। तो फार्मर का जो लैंड रिकॉर्ड है या उस फार्मर की खुद की जानकारी है, वो इतना खुद को नहीं पता होगा जितना उस कंपनी को पता होगा, क्योंकि सारा डेटा इसके बारे में होगा, फार्मर के बारे में, किसान के बारे में, कहाँ कितनी ज़मीन है, कब कैसी फसल उगाता है, कितनी प्रोडक्टिविटी है, कब होता है वो प्रोडक्टिविटी, यानी कि कब उगाता है, यानी कि किससे लोन ले रहा है, किससे नहीं ले रहा है, सारी जानकारी इतनी फार्मर को भी नहीं होगी, उसको होगी। उसकी सॉइल की कितनी प्रोडक्टिविटी है, कितनी उपजाऊ भूमि है, कितनी नहीं है, कितनी बंजर भूमि है, सब उसकी जानकारी जितनी किसान को नहीं होगी उसको होगी। सबसे मोटी परेशानी तो ये है। जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, ये क्या, फार्मर का डेटा अपने यूज के लिए कहाँ तक यूज कर सकती हैं, मिसयूज कर सकती हैं, ये कोई इसमें कोई लिखा नहीं गया।
एग्रीस्टैक में। तो इसका डेटा क्या है, फार्मर को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज किया जा सकता है। स्मॉल और मार्जिनल फार्मर के नुकसान हो सकता है इसमें, जो छोटे लघु जो फार्मर है हमारे देश में, क्योंकि एट प्रेजेंट मेजोरिटी ऑफ फार्मर है ना, अधिकतर किसान लगभग 80% से ज़्यादा किसान हमारे यहाँ पे स्मॉल और मार्जिनल फार्मर हैं, जिनको लिमिटेड एडवांस टेक्नोलॉजी की एक्सेस है, यानी कि वो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी भी यूज़ नहीं कर सकते खेतों में जो यूज़ होने वाली है, ट्रैक्टर मशीन। अभी भी बहुत सारे किसान क्या है, हाथों से जो हल वगैरह चलते हैं बहुत सारे विलेज एरियाज़ में, वो ही यूज करते हैं अभी भी। इसके साथ साथ जो ये डिजिटल फार्मिंग टेक्नोलॉजी हैं, सर्विसेज हैं, इनमें देखो कैटल वगैरह का भी मॉनिटर किया जाएगा, किसान के पास कितने पशु हैं, भैंस वगैरह गाय वगैरह, ड्रोन से एनालाइज किया जाएगा सॉइल का डेटा। पेस्टिसाइड भी अप्लाई किया जाएगा ड्रोन के जरिए, कीटनाशक वगैरह। फार्मर की यील्ड क्या है, फार्मर की इनकम क्या है, इसको बूस्ट करने के लिए वैसे ही सिग्निफिकेंट होगा, यानी कि अच्छा साबित हो सकता है एग्रीस्टैक का डेटा, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को तो पता ही चल जाएगा ना कि कितनी किसान हैं जो फ़ायदा उठा पा रहे हैं सब्सिडी का, पॉलिसीज़ का, और फार्मर की इनकम डबल करने के लिए एक तरह से फ़ायदेमंद होगा ये एग्रीस्टैक। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो गवर्नमेंट ने अभी सपोर्ट किया है सेबी का। सेबी ने कहा था कि कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म पे, मीडिया प्लेटफॉर्म पे, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मतलब जैसे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, इन पे क्या है, स्टॉक के बारे में जानकारी दी जा रही है, और सेबी ने इनको कहा है कि अनरजिस्टर्ड एडवाइजर हैं। देखो जैसे यूट्यूब है, यूट्यूब पे कोई भी वगैरह नत्थु वगैरह चैनल बना के कुछ भी बता रहा है, क्या गारंटी वो सही बता रहा है कि नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग पढ़ा रहे हैं, कभी प्रीलिम भी नहीं निकला होगा, पढ़ा रहे हैं। मैं तो एक जानकारी दे रहा हूँ, मतलब एक बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल सिचुएशन में एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सेबी ने ये कहा है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज की जानकारी ऐसे लोग दे रहे हैं कि जिनको कुछ पता भी नहीं है, और वो लोगों को, इन्वेस्टर को मिसगाइड कर रहे हैं। इसलिए कंसर्न रेज किए सेबी ने, और गवर्नमेंट ने भी सपोर्ट किया सेबी का। सेबी आप सब लोग जानते हो क्या है, ये सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 में एक्ट बना के इससे स्टैट्यूटरी बॉडी बना दिया था, सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी है। और किसके लिए काम करती है, स्टॉक एक्सचेंज के लिए रूल्स रेगुलेशन बनाती है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, स्टॉक एक्सचेंज ये समझ लो मार्केट है। कहाँ कहाँ पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जैसे, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जैसे, इसमें कंपनी रजिस्टर होती हैं। जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 कंपनी रजिस्टर हैं, NSE में 50 कंपनी रजिस्टर हैं। इन कंपनी जो रजिस्टर हैं, वैसे तो कंपनी बहुत सारे रजिस्टर हैं, जो भी रजिस्टर कंपनी है जैसे 50, इनका ये देखते हैं डेटा कि इनका कितना आउटपुट बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, घटा है। इनकी वजह से इनके शेयर के दाम पता चल जाते हैं। यानी कि इसमें स्टॉक मार्केट में शेयर रजिस्टर कराती हैं अपनी कंपनी, अपना शेयर। और शेयर आप सब लोग जानते हो, शेयर बॉन्ड क्या होते हैं, ये कागज़ है भाई साहब, इस पर शेयर बॉन्ड लिखा है, क्या है, कितनी कीमत है, और उसके साइन हो गए कंपनी के, जो जिस कंपनी का भी शेयर है वो शेयर बॉन्ड है। तो स्टॉक एक्सचेंज क्या होगा, एक तरह से मार्केट है शेयर बॉन्ड खरीदने बेचने की। ऐसे ही एक सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे डिटेल में, सोशल स्टॉक एक्सचेंज। तो अभी इशू क्या है, परेशानी, बहुत सारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब ये क्या है, एडवाइस दे रहे हैं। ये सेबी के साथ रजिस्टर नहीं है, लेकिन स्टॉक मार्केट की एडवाइस दे रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से क्या है, मिसगाइड करते हैं, कभी कभी इन्वेस्टर को मिसलीड करते हैं। इन्हें जानकारी होती नहीं है और एडवाइस दे रहे हैं, खुद को जानकारी है नहीं, दूसरों को सलाह देने चल रहे हैं। समझ लो, ये वाली बात हो रही है। बैकग्राउंड क्या है, अभी देखो सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए हमारी कंट्री में यूनियन बजट में 2019 में पहली बार आइडिया प्रपोजल रखा था, ये आइडिया रखा था कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज को हमारे इंडिया में सेटअप किया जाए। सितंबर 2019 में सेबी ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया। वर्किंग ग्रुप को शॉर्टकट में WG समझ लेना, WG वर्किंग ग्रुप बनाया। किसकी चेयरमैनशिप में, टाटा ग्रुप के एक भाई साहब प्रसिद्ध आदमी थे ईशांत हुसैन, इनकी चेयरमैनशिप में, अध्यक्षता में ये ग्रुप बनाया, वर्किंग ग्रुप, कि आप ये बताओ कि ये रिकमेंडेशन देगा कि सोशल स्टॉक एक्सचेंज कैसे, कब बनाना चाहिए हमें हमारे इंडिया में। फिर सितंबर 2020 में, यानी कि एक साल के बाद, सेबी ने एक नया टेक्निकल ग्रुप बनाया। टेक्निकल ग्रुप, ये जो टेक्निकल ग्रुप था ये आगे एडवाइस देगा। ये जो वर्किंग ग्रुप बनाया था पहले, ये देखो ईशांत हुसैन ग्रुप किस लिए बना था, ये भी आपको याद होना चाहिए नाम। ईशांत हुसैन जो पहले वर्किंग ग्रुप बना था ईशांत हुसैन की अध्यक्षता में, इसकी रिकमेंडेशन कोई आगे और क्या क्लैरिटी की ज़रूरत है, इसके लिए अगला एक टेक्निकल ग्रुप बनाया सेबी ने,
कि ये रिकमेंडेशन देगा, सिफारिश देगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज पे। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है हम पढ़ेंगे लास्ट में, थोड़ा तसल्ली रखो। एलिजिबिलिटी क्या रखी इसकी सोशल स्टॉक एक्सचेंज की, देखो कोई भी चाहे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है प्रॉफिट के लिए काम करती है, जैसे कोई भी कंपनी है, जैसे जियो कंपनी प्रॉफिट के लिए काम करती है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, ऐसी कंपनी जो अपना उनका क्या है, उनका फ़ायदा मकसद नहीं होता सारा कंपनी चलाने का, जो भी फ़ायदा हुआ उसे क्या है, वो जो भी पैसे का फ़ायदा हुआ है समाज की कल्याण के लिए, समाज की भलाई के लिए, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी के लिए लगा देते हैं। ये है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे अलाउ होंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर करने के लिए। ये क्या करेंगे, जैसे मान लो स्टॉक एक्सचेंज में किसी कंपनी ने अपना शेयर रजिस्टर कराया, मार्केट में अपना शेयर बेच सकती है, शेयर बेच के वो क्या करती है, पैसा लेती है ना इन्वेस्टर से। हम आप जैसे लोग हैं खरीदते हैं शेयर, शेयर खरीदेंगे तो पैसा जाएगा कंपनी के साथ, कंपनी और अपनी आगे कंपनी बढ़ा सकती है, अपनी और मार्केटिंग कर सकती है, उस पैसे से अपना और बिजनेस फैला सकती है। तो हमारा भी ये फ़ायदा होगा, जो शेयर बॉन्ड खरीदते हैं उनसे हमें भी फ़ायदा होगा भाई साहब, जो जितना परसेंट कंपनी को फ़ायदा होगा शेयर खरीदेंगे तो हम उतना ही फ़ायदा हमको भी होगा। तो इससे क्या है, अगर सोशल स्टॉक एक्सचेंज में कोई शेयर रजिस्टर करती है कोई भी कंपनी, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, वो जो पैसा कमाएगी वो पैसा किसके लिए काम में होगा, सोसाइटी के लिए, क्योंकि इसके नाम में लिखा है सोशल स्टॉक एक्सचेंज। जो पैसा फ़ायदा होगा इन्हें पैसा का, वो समाज कल्याण के लिए लगाएंगे। कहीं पे हॉस्पिटल खुलवा दिया, स्कूल खुलवा दिया, कॉलेज खुलवा दिया, रोड बनवा दिया, ड्रिंकिंग फैसिलिटी बनवा दी, ऐसे समाज के कल्याण के लिए उस पैसा का यूज़ करेंगे उस ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जो भी शेयर रजिस्टर होंगे। तो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज है, और डिटेल में पढ़ेंगे आगे हम। इसमें देखो कोई भी कॉरपोरेट फाउंडेशन है या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है या कोई धार्मिक संस्था है, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये अलाउ नहीं होंगे सोशल स्टॉक एक्सचेंज को यूज करने के लिए। ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को रजिस्टर नहीं करा सकेंगे और इसके थ्रू ये फंड भी रेज नहीं कर सकेंगे। मोड्स क्या हैं इसके फंड रेज करने के, कितने मोड्स होंगे, यानी कि कितने तरीके से फंड रेज कर सकते हैं। जैसे शेयर होते हैं, बॉन्ड होते हैं, जारी करके फंड रेज कर सकते हैं। रेज करने का मतलब लोगों से फंड ले सकते हैं, पैसा ले सकते हैं शेयर मार्केट में जारी करके। तो कितने तरीके हैं, देखो इतने सारे तरीके हैं। इक्विटी यानी कि शेयर जारी करके, या जीरो कूपन बॉन्ड होते हैं, जो जीरो कूपन जीरो प्रिंसिपल बॉन्ड, या डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड होते हैं, सोशल इम्पैक्ट बॉन्ड फंड होता है, और इसको करंटली नाम से जानते हैं सोशल वेंचर फंड। तो इनसे जारी कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड के जरिए कर सकते हैं। और जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो देखो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, वो जारी कर सकते हैं इतने मेथड से। ये सारे मेथड है शेयर जारी करने के, एक तरह से ये समझ लो जैसे शेयर करते हैं शेयर की तरह के ये बॉन्ड मेथड है, डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड मेथड है। ये जारी करके ये फंड रेज कर सकते हैं मार्केट से। अगर कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए ये तरीके हैं, इक्विटी जारी करके यानी कि शेयर जारी करके, डेट यानी कि बॉन्ड वगैरह, ये डेवलपमेंट इम्पैक्ट बॉन्ड वगैरह, सोशल वेंचर फंड, ये जारी करके प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फंड रेज कर सकती है। अच्छा, जो ये फंड होगा उसका साइज कितना होगा, कॉर्पस साइज कितना होगा फंड का। पहले देखो ये 20 करोड़ की लिमिट रखी थी सेबी ने, अब ये 5 करोड़ कर दी है। और मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो अमाउंट है, सब्सक्रिप्शन अमाउंट जो स्टार्टिंग में सब्सक्राइब करते हैं उसके लिए पहले 1 करोड़ लिमिट थी, वो 2 लाख कर दी है। कैपेसिटी बिल्डिंग फंड कितना होगा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए, ये 100 करोड़ है। और ये किसके अंडर रहेगा, नाबार्ड के अंडर रहेगा ये 100 करोड़ रुपीज़ का फंड। और नाबार्ड क्या है, नाबार्ड एक बैंक है भाई साहब, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, 1982 में बनाया गया था। ये बैंक ऐसा डायरेक्टली हम आप लोग इससे डायरेक्टली लोन ले नहीं ले सकते। जैसे आप बैंक में लोन ले जाते हो, अकाउंट खुलवाते हो, ऐसे अकाउंट नहीं खुलवा के लोन वगैरह नहीं ले सकते। फिर ये क्या काम करता है, ये काम करता है जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए लोन देते हैं ना, जो बैंक, उन बैंक को लोन देता है ये, समझ रहे हो। और उन बैंक से फार्मर वगैरह लोन ले सकते हैं। ऐसी एक सिडबी है, सिडबी भी जैसा नाबार्ड काम करता है एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए काम करती है। यानी कि उन बैंकों को, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को लोन देती है जो स्मॉल इंडस्ट्रीज को, छोटे लघु उद्योग को सहायता देते हैं, लोन देते हैं। सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये एक्सचेंज या अदर डेवलपमेंट एजेंसीज है जैसे सिडबी, ये भी कंट्रीब्यूट कर सकती हैं इस फंड में, इस कॉर्पस फंड में। जो ये बोर्ड एक्टिविटीज़ की लिस्ट है, ये नीति आयोग ने कुछ आइडेंटिफाई की गई है कि स्टॉक एक्सचेंज के लिए क्या क्या ये लिस्ट हो सकती है एक्टिविटीज़ की। पहली बात तो ये सोशल स्टॉक एक्सचेंज किस लिए काम आएगा, इरेडिकेट हंगर, यानी कि जो जिस कंपनी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज में
फंड रेज किया है रजिस्टर करके, वो पैसा किस लिए काम में करेगी? भुखमरी खत्म करने के लिए। एरेडिकेट मतलब खत्म करना, हंगर मतलब भुखमरी। पॉवर्टी को खत्म करने के लिए, गरीबी को खत्म करने के लिए। माल न्यूट्रिशन कुपोषणता को खत्म करने के लिए। इनइक्वलिटी असमानता को खत्म करने के लिए। जेंडर इक्वलिटी को, समानता यानी कि जो लिंग में समानता है, नर नारी में समानता है, इसको प्रमोट करना। वुमन को एम्पावरमेंट करना, महिला सशक्तिकरण के लिए। और एम्पावरमेंट करना LGBTQIA+ कम्युनिटीज़ को। ये कम्युनिटी क्या, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा बताऊं क्या? चलो बता देता हूँ। एल का मतलब होता है लेस्बियन, ऐसी महिला जो लड़की से ही प्यार करती है, प्रेम करती है और लड़की से ही शादी करना चाहती है। जी का मतलब होता है गे, ऐसा पुरुष जो पुरुष से ही प्रेम करता है, उसी से शादी करना चाहता है, उसी से उसके सब कुछ रिलेशन होते हैं, फिजिकल वगैरह। बी का मतलब बाइसेक्सुअल, जिनका दोनों में इंटरेस्ट हो, लड़का लड़की में, दोनों से किसी से भी शादी करना चाहता हूँ। टी का मतलब है इसमें ट्रांसजेंडर। ट्रांसजेंडर का मतलब है जिसने अपना जेंडर चेंज करा लिया हो। ये पॉसिबल है, जैसे लड़का पैदा हुआ लड़की बन गया, लड़की पैदा हुआ उसने सर्जरी कराई लड़का बन गया, या लड़का पैदा होता लड़की बन गई। ये पॉसिबल है भाई साहब। या ट्रांसजेंडर हिजड़ा के लिए भी यूज कर लेते हैं वर्ड। नेक्स्ट है क्यू। क्यू का मतलब है क्वीर। क्वीर या क्वेश्चनिंग, इसका मतलब ये है कि अभी इसे पता ही नहीं है ये कौन सा जेंडर है, इसे खुद को नहीं पता है, क्वीर है ये, खुद को ही नहीं पता है। या इन ऊपर 4 वर्ड हैं LGBT के लिए भी क्वीर वर्ड यूज कर सकते हैं, चारों के लिए, किसी के लिए। या क्वीर क्वेश्चनिंग, इसको खुद को नहीं पता है। आई का मतलब है इसमें इंटरसेक्स। इंटरसेक्स का मतलब होता है, इंटरसेक्स का मतलब है कि जब ये बंदा पैदा हुआ, कोई भी लड़का या लड़की, वो नॉर्मल नहीं था, उसके किसी ना किसी बॉडी पार्ट में कुछ डिसफंक्शन था, यानी कि उसका कोई प्राइवेट पार्ट उसका छोटा बड़ा था, ऐसे कुछ उसमें हार्मोनल कुछ डिस मतलब उसमें कुछ ना कुछ भी कमी थी, ये मान लो कमी थी उसमें कुछ ना कुछ। नेक्स्ट है ए का मतलब है ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल का मतलब है इसे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है, लड़का लड़की किसी में भी नहीं है। और प्लस का मतलब अदर कम्युनिटी कोई भी हो सकती है। तो इनके लिए, इनके भलाई के लिए, कल्याण के लिए पैसा खर्च होगा। या रूरल स्पोर्ट के लिए, ग्रामीण क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए। या स्लम एरिया डेवलपमेंट के लिए। स्लम का मतलब होता है शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी डाल लेते हैं ना तिरपाल वगैरह से, उनको बोलते हैं स्लम। और एरिया मतलब वो क्षेत्र जहाँ पे डाली हुई है। स्लम एरिया को विकास के लिए या अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, लोगों, गरीब लोगों के लिए घर बनाने के लिए ये पैसा यूज हो सकता है, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए। तो क्या है सोशल स्टॉक एक्सचेंज, थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं शॉर्टकट में। सोशल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक इंडिया में तो ये नोवल कंसेप्ट है। नोवल का मतलब एक तरह से नया, बिल्कुल नवजात, एक तरह नवजात कंसेप्ट है, नया कंसेप्ट है। या नोवल का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस्ड, जिससे कुछ एक्सपीरियंस ना हो, इंडिया में अभी इसका एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये नोवल कंसेप्ट है। और बोर्ड्स का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज ही है। और स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब ये है कि जो प्राइवेट है या नॉन प्रॉफिट सेक्टर है, उनके लिए एक तरह से ये ग्रेटर कैपिटल रेज करने के लिए एक तरीका होगा, चैनल होगा। यानी कि इसके जरिए भी वो जैसे स्टॉक एक्सचेंज में अपनी कंपनी को रजिस्टर करा के फंड रेज कर सकते हैं, मार्केट में शेयर बॉन्ड जारी करके, इसके जरिए भी वो फंड रेज कर सकते हैं अपनी कंपनी के लिए। लेकिन फ़र्क इसमें सिर्फ इतना होगा कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके अंदर ही इसको बनाया जा सकता है। सोशल स्टॉक एक्सचेंज को उन्हीं के अंदर बनाया जा सकता है, उनकी ब्रांच की तरह उन्हीं के अंदर। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होगा, सिग्निफिकेंस, ये सोशल वेलफेयर के लिए ये पैसा खर्च होगा। और ये सोशल वेलफेयर जितने भी इंटरप्राइजेज हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब क्या है, किस लिए फंड रेज करेंगे? सोशल कैपिटल इंक्रीज करने के लिए। और सोशल कैपिटल का मतलब क्या होता है? देखो भाई साहब, यूपीएससी बहुत बार यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा है इस तरह के क्वेश्चन। सोशल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, लिबर्टी, ये छोटे छोटे से वर्ड पूछ लेता है एक दो क्वेश्चन में। और वहीं पे भाई साहब इतने सिंपल होते हैं क्योंकि उलझ जाते हैं। देखो सिलेक्शन कब नहीं होता है प्रीलिम्स में, देखो बहुत सारे बच्चे जो होते हैं मेंस की तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन वो कभी प्रीलिम्स ही नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? वो सिंपल से सिंपल क्वेश्चन को बहुत गलत कर देते हैं। जो इतने सिंपल होते हैं साधारण, जिन्हें कोई भी गलत नहीं कर सकता, उन्हें वो गलत करके आ जाते हैं, इसलिए सिलेक्शन रुक जाता है। और जिसने दिया है यूपीएससी प्रीलिम्स, उसे पता होगा भाई साहब, जो फेल हुआ एक दो बार, वो पता होगा कि मैं इतने सिंपल से सिंपल क्वेश्चन गलत करके आऊँ जिन्हें कोई नहीं कर सकता। और ऐसे एक क्वेश्चन नहीं होता, 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं, और वहीं उसका सिलेक्शन रुक जाता है, वही सिलेक्शन रोक देते हैं। तो सोशल कैपिटल समझ रहे थे हम। तो आप भी देखो, ये याद रखना आपको, जब प्रीलिम देने जाओ, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है जो, उस पर जब आप लगा रहे हो,
1 से 2 बार और उस पर पढ़ो उसे कि क्या मैं उसे सही कर रहा हूँ, ये मैं जानता हूँ, इसे गलत तो नहीं कर रहा हूँ। कभी कभी उसके भरने में भी गलती कर देते हैं। तो सोशल कैपिटल, फिर आते हैं सोशल कैपिटल, बीच में रह गया। देखो सोशल कैपिटल का मतलब ये है, सोशल का मतलब है समाज, सामाजिक। कैपिटल मतलब पूंजी। समाज की पूंजी क्या हो सकती है भाई साहब? समाज किससे बनता है? समाज तो लोगों से बनता है ना, ह्यूमन से। तो समाज की कैपिटल क्या है? ह्यूमन। और ह्यूमन कब अच्छा रहेगा? कैपिटल का मतलब तो भाई साहब जब जिस पे ज़्यादा पूंजी रहेगी, कैपिटल रहेगी, पैसा ज़्यादा रहेगा, जब वो फायदेमंद रहेगा। और जब ये सोशल कैपिटल की बात है, ह्यूमन की कैपिटल कब ज़्यादा अच्छी होगी? ह्यूमन की कैपिटल तो जब अच्छी होगी ना, जब एक दूसरे आदमी में प्रेम होगा, प्यार होगा, आपके पड़ोसी की सहायता करोगे जब उसे ज़रूरत है, यानी कि सोशल हार्मनी रहेगी। समझ रहे हो? मधुर संबंध रहेगा। आपके पड़ोसी को कुछ जरूरत पड़ी, आपने उसे बताया, उसकी सहायता की, यानी कि सोशल बॉन्डिंग है, ब्रीजिंग है, लोगों में बॉन्डिंग है, मधुरता है, मधुर संबंध है। यही क्या है? यही तो है सोशल कैपिटल, यानी कि समाज में बॉन्डिंग, मधुरता, हार्मनी। तो यही है सोशल कैपिटल कि समाज में जब हार्मनी रहे, यानी कि उनमें मधुर संबंध रहे, बॉन्डिंग रहे, एक दूसरे की सहायता करें। नेबर को जब आपके पड़ोसी को सहायता हो तो आप जाएं, आपको सहायता हो तो आपका पड़ोसी आए। तो यही है सोशल कैपिटल, एक दूसरे में बॉन्डिंग। तो ये सोशल कैपिटल को इंक्रीज करने के लिए ये पैसा खर्च होगा, क्योंकि आप सबको पता है कोरोना वायरस में भाई साहब बहुत सारे लोगों की लाइवलीहुड को भी नुकसान पहुंचा है, दोबारा से उसको भी रीबिल्ड करना है। और कोरोना वायरस में जो सोशल कैपिटल है वो तो बहुत ही ख़राब हो चुकी है, क्योंकि पता चल गया इसको कोरोना है, एक दूसरा पर्सन उसके नज़दीक भी नहीं जाएगा, तो बॉन्डिंग कहाँ से बनेगी? समझ रहे हो? तो इस कोरोना वायरस की वजह से जो नुकसान हुआ उसको सही करना है, ये उसी में ये लिखा है, एक सपोर्टिव इकोसिस्टम बनाना है समाज में, सोशल इम्पैक्ट जो है उसको कम करना है। सोशल कैपिटल की ज़रूरत क्या है? सोशल कैपिटल की ज़रूरत इसलिए भाई साहब हमारी इकोनॉमी को दोबारा से खड़ा करने के लिए, लाइवलीहुड है लोगों की उसको इम्प्रूव करने के लिए। सोशल कैपिटल एक तरफ तो देखो मेजर रोल निभाती है, दूसरा देखो ये सिर्फ पेशेंट के लिए ही ज़रूरी नहीं है, ये सोसाइटी के लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर पूरा कोविड-19 की वजह से कोलैप्स हो चुका है, बिगड़ चुका है, जैसा हमने ऊपर डिस्कस किया। और सोशल एंटरप्राइजेज क्या होती है? एंटरप्राइजेज मतलब कोई भी कंपनी, फैक्ट्री, उद्योग। और सोशल एंटरप्राइजेज यानी कि जो समाज की भलाई के लिए फ़ायदा करे, यानी कि सोशल एंटरप्राइजेज है ये भी रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस है, यानी कि इसमें भी फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव दूसरा होता है। ये क्या है? हेल्थ केयर या क्लीन एनर्जी के लिए इसका पैसा खर्च किया जा सकता है। यानी कि जैसे मान लो कि प्राइवेट कंपनी है, उसका बिजनेस क्या है? उसका प्रॉफिट होगा, उसके काम आएगा। लेकिन सोशल एंटरप्राइजेज में क्या फ़र्क है? उसका प्रॉफिट तो होगा, लेकिन क्या होगा? वो प्रॉफिट सोसाइटी पे ही खर्च करेगी। यानी कि ट्रेडिशनल बिजनेस की तरह वो सिर्फ अपना फ़ायदा नहीं देखेगा, जितना भी फ़ायदा होगा सारा का सारा वो तो उन पे ही खर्च कर देगा, या तो कंपनी के जो स्टेक होल्डर हैं उन पे, सोसाइटी के लिए खर्च कर देगा, अपने प्रॉफिट के लिए नहीं रखेगी। वो है सोशल एंटरप्राइजेज। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है पीएम दक्ष स्कीम। इससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगा जो आपके इंटरव्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी एग्जाम के लिए भी, या वैसे भी आपके घर के रहन सहन के लिए भी। कल एक इंसिडेंट हुआ भाई साहब, जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ पड़ोस में एक क्या होता है, एक पैन में एक भगोना है, ये मान लो पैन होता है जो भगोना होता है, उसमें तेल गर्म कर रहे हैं सरसों का। अब उसमें आग लग जाती है। अब इसमें आग कब लगती है? देखो किसी भी चीज़ में आग कब लगती है? जब उसका स्मोक पॉइंट आ जाता है नज़दीक। स्मोक पॉइंट या बर्निंग पॉइंट बोल सकते हो। स्मोक पॉइंट या बर्निंग पॉइंट। स्मोक पॉइंट का मतलब ये होता है कि इतना टेम्परेचर हो जाए कि जब किसी पदार्थ में आग लगना स्टार्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को बोलते हैं स्मोक पॉइंट या बर्निंग पॉइंट। तेल का जो बर्निंग पॉइंट कितना है मस्टर्ड ऑयल का, सरसों के तेल का, वो लगभग 250 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक बॉइलिंग पॉइंट वो होता है जब कोई भी पदार्थ जिस टेम्परेचर पे उबलना शुरू कर दे उसे बोलते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर। जैसे पानी का बॉइलिंग टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तेल का, मस्टर्ड ऑयल का लगभग 170 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 170 तक टेम्परेचर हो जाएगा। गैस पे रख दें हम जलाते जलाते तो ये उबलना शुरू हो जाएगा, और अगर 250 डिग्री सेल्सियस हो गया तो ये जलना शुरू हो जाएगा। आपने देखा होगा कभी कभी अपने रसोई में कि क्या होता है, जब घर में मम्मी वगैरह सब्जी बना रही होती हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, कभी कभी भगोने में आग सी आ जाती है, तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है क्योंकि वो 250 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका होता है और उसमें आग लग जाती है। और देखो इसमें था, इस पैन में जो कल का इंसिडेंट था, कम से कम ½ kg तेल। अब इसमें आग लग गई भाई साहब। अब जो वो जला रहे थे भाई साहब, इसमें उन्होंने पानी डालना शुरू किया कि उन्होंने लगा आग लगी है पानी से बुझा दूँ, लेकिन तेल की आँच पानी से नहीं बुझती, जैसे ही डालते हैं और इतनी हो जाएगी पूरी रसोई में आग लग जाएगी। इतना बड़ा इंसिडेंट।
अब ये कैसे बुझती है ये बताना मेरा मकसद है कि तेल की आग बुझाने के लिए, देखो आग बुझाने के लिए क्या होता है, आग लगती किससे है। देखो आग जलने के लिए क्या होता है, आग जलने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है। ऑक्सीजन जब तक मिलता रहेगा वो लगती रहेगी। हम ऑक्सीजन की कनेक्टिविटी रोक दें तो वो आग बुझ जाएगी। अगर मान लो आज लगी होती आग कागज में कोई पेपर में, तो उसे पानी से बुझाया जा सकता है, उसे पानी से बुझाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि देखो इसमें अधेसिव कोहेसिव फोर्स काम करती है। इतना आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। तेल की जो आग है वो पानी से नहीं बुझाई जा सकती, क्योंकि तेल क्या है, पानी में मिक्सचर नहीं होता, अलग अलग रहता है, समझ रहे हो, इस वजह से। तो क्या होता है, इसे बुझाने के लिए आप यूज कर सकते हो या तो आप मिट्टी, सिंपल मिट्टी, या CO2 गैस। जैसे बिजली के तारों में भी आग लगती है तो कभी पानी नहीं डालते उसमें, क्योंकि बिजली के तारों पे पानी डालोगे आपको बिजली पकड़ लेगी, मर भी सकते हैं। उसमें भी CO2 गैस यूज की जाती है। जैसे जो सिलेंडर लगे रहते हैं, आपको पता होगा बिल्डिंगों में रेड रेड से छोटे छोटे सिलेंडर लगे होते हैं दीवार पे, उनमें भी गैस होती है CO2 गैस। CO2 गैस क्या होती है, CO2 गैस फैल जाएगी, ऑक्सीजन का जो सप्लाई है वो कम कर देती है, तो आग बंद हो जाती है, अपने आप बुझ जाती है। तो तेल के लिए भी या तो CO2 गैस के सिलेंडर डालें। CO2 गैस के सिलेंडर घरों में होते नहीं है, तो क्या हो सकता है सिंपली, या तो छोटा मोटा आग लगी है, थोड़ी सी आग है, थोड़ा सा तेल है, तो उसमें नमक डाल के, बेकिंग सोडा डाल के बुझाई जा सकती है। लेकिन ज़्यादा है तो फिर भाई साहब उसमें मिट्टी डालो। चाहे बिजली के तार हो, CO2 अवेलेबल नहीं आपके पास, या तेल है, तो उसमें मिट्टी डालो, क्योंकि मिट्टी क्या है, ढक लेगी और ऑक्सीजन का जो कनेक्शन है, ऑक्सीजन की सप्लाई रोक देगी। मिट्टी इसे ढक लेगी, ऑक्सीजन नहीं आ पाएगा, आग जलेगी नहीं, बुझ जाएगी थोड़ी देर में ही, विद इन कुछ ही सेकेंडों में। तो ये इंसिडेंट आपको देखो इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। मान लो बिजली के तारों में आग लगी, आपका इलेक्ट्रॉनिक बैकग्राउंड है या आपका कोई टेक्निकल बैकग्राउंड से पढ़े हो, साइंस से पढ़े हो, तो पूछा जा सकता है आपसे, या नहीं भी पढ़े हो तब भी नॉर्मल सी चीज़ें जनरल नॉलेज की, कि कैसे बुझाओगे, तेल में आग लगी तो कैसे बुझाओगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, PM दक्ष स्कीम। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने इन्फॉर्म किया लोकसभा में बताया कि जो PM दक्ष स्कीम है, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही स्कीम, ये योजना है, ये 2020-21 में और 2021-22 में इसके लिए जो पैसा जितना खर्च किया है वो बताया गया है। 2020-21 में इसके लिए 44.79 करोड़ और 2021-22 में 79.48 करोड़ पैसा खर्च किया गया है। ये पैसा की रकम याद करने को आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत क्या है, ये किस मिनिस्ट्री की स्कीम है, किसने लॉन्च की है, कौन इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कौन से मिनिस्ट्री की है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की स्कीम है PM दक्ष स्कीम। और किस लिए, स्किल प्रोवाइड की जाती है, इसमें मकसद याद होना चाहिए, स्किल प्रोवाइड की जाती है। इससे पहले मिनिस्ट्री ने एक ऐप भी लॉन्च की थी, PM दक्ष मोबाइल ऐप, PM दक्ष पोर्टल भी लॉन्च किया था, एक साइट इंटरनेट पे, किस लिए, ताकि स्किल डेवलपमेंट किया जा सके। किस किस को स्किल दी जाती है इसमें, दक्षता, देखो SC ग्रुप को, शेड्यूल्ड कास्ट को, OBC को, अदर बैकवर्ड क्लासेस को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास हैं जो उनको दी जाता है, डीनोटिफाइड ट्राइबल्स हैं उनको दिया जाता है, सैनिटेशन वर्कर हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको, जैसे वेस्ट पिकर है, कूड़ा करकट वगैरह उठाते हैं, या मैनुअल स्केवेंजर हैं, हाथ से नाली वगैरह साफ करते हैं उनको, ट्रांसजेंडर हैं उनको दिया जाता है, ट्रांसजेंडर ऊपर ही हमने डिस्कस किया, या अदर सिमिलर कम्युनिटीज़ है, कैटेगरी है, जो भी वीकर सेक्शन में आते हैं उनको स्किल प्रोवाइड करने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, कौन कौन करता है, देखो मिनिस्ट्री के अंडर 3 कॉरपोरेशन है, इस मंत्रालय के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर कौन कौन से हैं 3 कॉरपोरेशन, एक है नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक है नेशनल बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, एक है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। ये तीनों मिलके इसको इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं। और आज के टॉपिक इतने ही थे। एक दो टॉपिक देखो मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो लगभग न्यूज़ में रहती हैं, और स्टैटिक पोर्शन के, कुछ इकोनॉमिक्स के, कुछ पॉलिटी के, वो हम अलग से लेक्चर में डिस्कस करेंगे, आज ही दिन में आ जाएंगे। जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, अनएम्प्लॉयमेंट कितने तरह की होती है वो डिस्कस करेंगे। तो कई टॉपिक हैं, 3 टॉपिक, वो हम अलग से डिस्कस करेंगे अलग अलग लेक्चर में।